जी पार्ट 2 स्टार्ट किया है हमने। क्वेश्चन करते हैं भाई। मार्कर ज़रा यार ताज़ा दम कर दो, ब्लैक मार्कर्स किसी काम के नहीं आज मिल रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ऑटम 2025, नाम है इसका शुजात। रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल दो। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे अपनी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हमारी होगी पहली क्वांटिटी स्केड्यूल, जिसको हम लेजर की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1, यूनिट्स है। यूनिट्स ऐसे ही है, यूनिट्स थोड़ा खुला खुला करके बना देता हूँ ताकि आपको बाद में अगर रुपीस भी बताने पड़े मुझे तो मैं बता दूंगा। यूनिट्स और इधर भी यूनिट्स। अच्छा जी, अब ये डिपार्टमेंट ए है हमारे पास और डिपार्टमेंट बी है। सवाल सारा पढ़ लिया हमने, लग नहीं रहा था मैंने पढ़ लिया क्योंकि खाली है ना खाना इसका आज जी। FIFO यूज़ करते हैं। रिजेक्टेड यूनिट्स जो हैं वो उनकी स्क्रैप वैल्यू निल है। फिर रॉ मटेरियल ए में स्टार्ट में ऐड होता है, रॉ मटेरियल जो है वो बी के अंदर 40% जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ऐड होता है। इंस्पेक्शन 70% पे होती है और नॉर्मल रिजेक्शन है 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स ए में और 4% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स बी में। ठीक है, अच्छा अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, पहले हम क्वांटिटी स्केड्यूल ही बना रहे हैं तो उसी को देखते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं जी, बोले 800 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर उसके बाद हम लिखा करते थे इनपुट यूनिट्स, इनपुट इन करंट मंथ। तो इनपुट इन करंट मंथ में मटेरियल हमने ऐड किया, सही है, मटेरियल इनपुट हुआ, वो कितने यूनिट्स हुआ हमें पता नहीं चल रहा था। खैर इस तरफ तो आना है जी नॉर्मल लॉस ने। अब नॉर्मल लॉस को हमने लेना होता है जी इंस्पेक्टेड यूनिट्स इंटू 5% करना है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकलते हैं हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग को लेना है अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो। अब इनपुट यूनिट्स नहीं थे तो यहाँ पे मैंने आपको इनपुट यूनिट्स निकालने सिखाए कि हमारे पास ये आउटपुट आया है 12,000 जमा 600 जमा 400, कितना बना 13,000 आउटपुट आया है। तो 800 तो इसमें से मतलब आउटपुट मैंने नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स भी ले लिए, वर्क इन प्रोसेस भी वाले भी ले लिए ना। ओपनिंग था फिर इनपुट हुआ, कुछ आउटपुट हो गए, कुछ नॉर्मल लॉस हो गए, कुछ अभी कंप्लीट नहीं है, तो सारे यही है ना, यही है ना, क्रेडिट साइड तो सारी यही है ना। ठीक है, अब 12,000 जमा 600 जमा 400, ठीक है, ये कितना बना 13,000। इसमें से माइनस क्यों कर रहा हूं मैं 800, क्योंकि वो तो पहले से पड़े थे, तो इस महीने में कितने इनपुट हुए वो जाके निकल आए। तो ये थोड़ा सा मसला था इसमें जी। बताइए जी आउटपुट कितना है, 12,000 भी है, फिर 600 गए, फिर 400 अभी पड़े हैं, लेकिन 800 तो पहले से मौजूद थे। कितना जी 12,200 यूनिट्स इनपुट हुए। अब ओपनिंग और क्लोजिंग को लेना है अगर उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हमारी कितनी है जी 70%, तो ओपनिंग को ले लो, क्लोजिंग को माइनस मत करना क्योंकि वो इंस्पेक्ट होंगे, इंस्पेक्टेड में आने चाहिए ना, तो माइनस नहीं करेंगे। तो ओपनिंग कितना जी 800 और 12,200 ये मैंने यहाँ से निकाला। ये सिर्फ ये मसला था जो डिफरेंट था थोड़ा सा, इनटू 5%। आंसर इज 650 यूनिट्स अगर नॉर्मल लॉस है
तो बाय द वे रिजेक्ट यूनिट्स कितने हुए हैं, यानी नॉर्मल लॉस जो है वो 650 एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुआ है 600, तो इसका मतलब इधर आना एबनॉर्मल गेन है। खैर हम अपनी तरतीब पे चलते हैं, ठीक है। हमने तो यहाँ पर एक ब्रेक लगा लेनी होती है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल आउटपुट को हमने तोड़ना है, क्योंकि FIFO यूज कर रहे हैं तो एक्चुअल आउटपुट को हम ब्रेक कर दिया करते हैं, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना जी, 800, और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, अब वो मुझे नहीं पता, तो टोटल करते थे ऐसे करके। तो अगर टोटल आउटपुट कितना आया, 12,000, तो 800 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गए, तो 12,000 में से बाकी बैलेंसिंग फिर 11,200 आ गए, ठीक है जी। अब थोड़ी सी गुंजाइश और बना लें, और चीज़ क्या आ रही है जी हमारे पास, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है जी। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं 400 यूनिट्स, तो इधर टोटल कितना बन गया, और उधर कितना है 13,000, तो 50 का मैंने आपको कहा था एबनॉर्मल गेन आना है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अपनी तरतीब वाला ही काम कर लेते हैं, ज़रा रिवीजन जो चल रही है। तो क्लोजिंग, क्योंकि उसने रिजेक्टेड यूनिट्स बता दिए थे ना, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। बहरहाल यहाँ पे क्या आ गया जी, 13,050, और यहाँ पे क्या आ रहा है जी अभी तक, 13,000, ठीक है जी। तो अब बैलेंस करना है तो एबनॉर्मल गेन लिख लेंगे इधर। तो एबनॉर्मल गेन हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली 50, और ये भी बन गए 1350, वो तो पहले ही 13,050, वो पहले से ही 13,050 है। ऐसे ही करते थे ना जी, 13,500 ही लिखी जा रहा हूँ, 13,050, ठीक हो गया जी, सही है। अब TPU इक्विवेलेंट पूरा लिखना है पर्चे में, ए रिक्वायरमेंट है, बी है, ए रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हम निकालने लगे हैं जी। अब क्योंकि ये पहला डिपार्टमेंट है, और मटेरियल इनपुट ला के रख दो, मटेरियल इनपुट इसी में होना है, प्रीवियस डिपार्टमेंट कोई है नहीं, मटेरियल इनपुट लेंगे और कन्वर्जन लेंगे, दो ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मटेरियल का कॉलम बना लिया, और फिर हमने कन्वर्जन का कॉलम बना लिया। अब चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो क्रेडिट साइड पर पड़ा हुआ है 12,400, और डेबिट साइड पे पड़ा है 50, तो 12,000 को तोड़ते होते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट लेना है हमने, एक्चुअल आउटपुट, लेकिन इसको हमने तोड़ लेना है जी, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसके साथ हम लाल रंग से लिखा करते थे रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को हमने लेना है जी रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज पे, ठीक है जी। और उसके बाद फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, फ्रॉम करंट मंथ, ये तो 100% ही वो कंप्लीट हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या लेनी है जी, हमने प्लस कर दो, या एबनॉर्मल गेन पहले माइनस कर दो, माइनस एबनॉर्मल गेन। अब ये किस पे आया करता है जी, अपनी यार मार्कर के साथ मसला क्या है, बतानी वसीम कर क्या है जी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है जी। और उसके बाद प्लस करते थे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और ये आया करता था अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, रिमेनिंग नहीं, ओरिजिनल स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। अब
मुझे बताओ, अगर मटेरियल स्टार्ट में सारा ऐड हो जाता है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की मटेरियल के हिसाब से कितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो चुकी है? 100 हो चुकी है, तो कितनी रिमेनिंग है? 0%। जबकि कन्वर्जन कितनी लग चुकी है? कन्वर्जन कितनी लग चुकी है ओपनिंग पे? 60। इसका मतलब कितनी रिमेनिंग है? 40। तो यहाँ पे हमने लिया 0% और यहाँ पर 40%। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स यहाँ से देखो 800 हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया जी? 0 और 800 का 40% 320। ठीक है। फिर क्या है जी? एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। यहाँ से नहीं देखना, सॉरी, यहाँ से देखो, यहाँ से। ठीक है, ये 12,000 को तोड़ा है ना। ठीक है, अब 11,200 क्या है? 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल 11,200। फिर 100% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन, तो 11,200 ही आ गया। ठीक है। एबनॉर्मल गेन 50 है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है जी? मटेरियल के हिसाब से, क्योंकि स्टार्ट में लग जाता है तो 100% और कन्वर्जन के हिसाब से 70%। जी, अब यूनिट्स यहाँ से देखो 50 हैं, तो 50 आ गए और 35 आ गए। ठीक है। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 400 यूनिट्स हैं, मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन के हिसाब से 80% कंप्लीट। तो 400 और 320 लें जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आए हमारे पास जी। कितने हैं मटेरियल के यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स? इधर लिख लेते हैं यूनिट्स। यूनिट्स जी 11,650 और इधर 11,875। जी बेटा, मैंने बंदा वेखण देना, पहले सवाल करना। हाँ, माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस नहीं किया आपने, सॉरी, इधर मैंने लिखा हुआ तो माइनस। जी, ये 550 और 11,805। ओके, मुझे पता है क्या लगा, तुम क्या कह रहे हो, सही बताऊं? बताना चाहिए ना कि सर नॉर्मल लॉस को माइनस नहीं करेंगे। मुझे वो लगा था, मेरा दिल डर गया, तो मैंने कहा मैं बंदा देख लूँ पहले। अच्छा जी, यार आज तुम लोगों ने ना सता दिया है मुझे मार्कर्स को लेकर के ना। अच्छा जी, अब अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ी, अगर क्या निकालनी है, निकालनी पड़ी तो यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, पर वो पार्ट बी के लिए करते हैं अलग से। ठीक है, इसको मिटा दूँ अब जगह, चलें, अभी तक तो काम चल रहा है। अच्छा जी, अब डिपार्टमेंट बी में ले आते हैं बात को। डिपार्टमेंट बी के लिए भी ईपीयू निकलना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी आपको मैंने कहा था सब्सीक्वेंट डिपार्टमेंट अगर आ जाए तो आपने क्या किया करना है? 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम रिसीव्ड फ्रॉम मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। भाई उसको बुला ही लो ज़रा दोबारा, देखो कि यार आज तुम लोगों ने क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ। बुला लो से, मैं तब तक बाकी के भी 1-2 ट्राई कर लेता हूँ जो पड़े हुए हैं जी। मटेरियल इनपुट इन डिपार्टमेंट बी, और तीसरा क्या है जी? कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा,
अब EPU निकालने लगे हैं जी हम। आई क्या वैसे ये वाला कॉलम खा जाया करता था पिछला, पहले तो आज देखते हैं वैसे खाया हुआ है कि नहीं, बल्कि हम तो आंसर ही मैच करेंगे एंड पे जाके। ले जी, अब वर्किंग 1 की तरह वर्किंग 2 आ जाएगी यहाँ पे। वर्किंग 2 क्या है जी? डिपार्टमेंट बी का क्वांटिटी लेजर। यूनिट्स और यूनिट्स। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स चाहिए। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 600 है, ठीक है। ये आउटपुट है, लेकिन अब हमारे पास इनपुट मौजूद है, ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 600, फिर इनपुट इन करंट मंथ आएगा, जिसमें रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए है, तो ये हमारे पास अब मौजूद है। कितना? पूरे 12,000। आउटपुट तो 12 है ना, ठीक है। अब इजी हो गया काम, ओके। उसके बाद नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस को आपने इंस्पेक्टेड यूनिट्स की बेस पे निकालना है। अब ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80%, ये कम नहीं है, क्लोजिंग की कम है, सुभान अल्लाह। तो फिर ओपनिंग नहीं लेना, जीरो लिखूं या रहने दूं? लिख देता हूं, ओपनिंग नहीं लेना प्लस इनपुट 12,000 माइनस क्लोजिंग लेना है 300, क्योंकि ये इंस्पेक्ट नहीं होना, इंटू 4%। यहाँ पे भी ऐसे ही कर दूं, ओपनिंग लिया था, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं लिया था, ऐसे लिखते थे हम, मुझे याद आया, ताकि पूरा फॉर्मूला रहे, ठीक है। सही है। अच्छा, अब कितने यूनिट्स हैं? 468। फिर जी एक्चुअल आउटपुट है फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 600 कंप्लीट हो गए, और टोटल आउटपुट सवाल में उसने कितना बताया जी? 11,750 है। अगर टोटल 11,750 है तो 600 माइनस करो, 11150, ये जनाब बैलेंसिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। वैसे एक्चुअल लॉस कितने यूनिट्स का आ रहा है? 550 है, तो फिर इस दफ़ा एबनॉर्मल लॉस है। एक्सपेक्टेड था 468 यूनिट्स लॉस होंगे, लेकिन ज़्यादा हो गए ना, चले खैर। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी? 300 यूनिट्स। अब अगर टोटल करते हैं तो 12,600 डेबिट साइड पर है, जबकि क्रेडिट साइड पे 12,600 नहीं है। कितना है जी बैलेंसिंग? एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर आ गया, कितना जी? 82। तो कुछ नया तो नहीं किया ना? नाउ रिक्वायर्ड है हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हमने निकालने हैं। तो हमने 3 चीज़ें लेनी होती हैं। नंबर 1 एक्चुअल आउटपुट, नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस या गेन, नंबर 3 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो वही तीनों चीज़ें यहाँ भी लेंगे। नंबर 1 एक्चुअल आउटपुट, लेकिन FIFO है तो फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। दूसरी चीज़ है जी आज एबनॉर्मल लॉस, तो ऐड कर देंगे, और तीसरी चीज़ है हमारी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वो तो ऐड ही होती है।
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आना होता है रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज पे, जबकि एबनॉर्मल लॉस आएगा स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज और ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, और ये तो 100% ही होता है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखना तो लिख लो, 100% होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड क्योंकि इस मेथड के अंदर इसमें हम ईपीयू बनाते हैं, हम इस साइड को इधर रख रहे होते हैं कॉस्ट निकालने की, ठीक है। तो सबसे पहले 600 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखो तो वो कितनी है, 80%। भाई आज मार्कर्स में क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो यार, आज क्या चाहते हो मुझसे, आज क्या हुआ, ये सारे मार्कर्स ले जाओ ना, क्या छुट्टी चाहिए तुम्हें, इसीलिए मार्कर खराब दे रहे हो। कार रोटी सड़ी लगे ना तो समझ जाओ कुछ रोला है, एंड जी इतने मार्कर सही ना लगे समझ जाओ कोई रोला है जी। 600 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 80% कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब 20%। अब मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट तो स्टार्ट में ही आ जाता है ना, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। देखो बड़े ध्यान से, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा माजरत के साथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो गुजारा अब करना है ऐसे ही है, ठीक है। विजुलाइज करें बस, 40% पे नया मटेरियल ऐड होना है, ठीक है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ए वाले मटेरियल की, तो डिपार्टमेंट ए का मटेरियल डिपार्टमेंट बी के अंदर स्टार्ट होता है। तो जो पिछले महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो अब ओपनिंग बना है, उस पे डिपार्टमेंट ए का मटेरियल पूरा लगा हुआ है। डिपार्टमेंट ए का मटेरियल तो हर एक पे ही पूरा लगा हुआ है, तो यहां पर हमने लिखना है 0%। और उसके बाद चाहे वो एक्चुअल आउटपुट है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, चाहे वो, मैंने नहीं देखा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, वो चाहे 1% 0% पे भी पड़ा हुआ है, तब भी उसमें ए डिपार्टमेंट का पूरा मटेरियल लग चुका है, ठीक है। अगली बात, यूनिट सब एक ही बार ले लेते हैं। अब अगली बात सुनो, मटेरियल डिपार्टमेंट बी के अंदर ऐड होता है कब, जब 40% प्रोसेस कंप्लीट हो। मुझे बताओ डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना कंप्लीट है, इसका मतलब पिछले महीने में इसमें मटेरियल भी ऐड हो गया था, तो फिर यहां पर भी क्या है, 0%। ये टेक्निकल काम था थोड़ा सा, है ना, ठीक हो गया। अब मटेरियल डिपार्टमेंट बी में ऐड होता है जब वो 40% कंप्लीट हो, तो एक्चुअल आउटपुट पे तो सारा मटेरियल लग चुका। मटेरियल ऐड होता है डिपार्टमेंट बी में जब वो 40% कंप्लीट हो, तो जो इंस्पेक्शन हुई है वो तो 70% पे हुई है, ठीक है। तो ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लेना चाहिए। चलो ये पिछला डिपार्टमेंट, तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 70%, 100%। कन्वर्जन नहीं है ये, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो पिछले डिपार्टमेंट से जो मटेरियल आना है वो तो स्टार्ट में खड़ा है, ठीक है, तो उसकी रिमेनिंग कुछ नहीं थी और सबके ऊपर वो पूरा लग चुका है। जब प्रोसेस 40% पे पहुंचा तो बी का मटेरियल ऐड हुआ, तो इस पे भी पूरा लग गया है, इस पे भी पूरा लग गया है, ठीक है। लेकिन चूंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 80% कंप्लीट है, इसका मतलब पिछले महीने में ये 80% बन चुका था, तो पिछले महीने में ये 40% की स्टेज से गुजर चुका है, तो इसके ऊपर मटेरियल पिछले डिपार्टमेंट वाला लगा हुआ है, इसलिए रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, 0%, ठीक है। अब आती है बारी इस डिपार्टमेंट के मटेरियल की, ठीक है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अच्छा पहले उसी तरतीब से, जब प्रोसेस पहुंचता है 40% पे तो मटेरियल बी वाला ऐड होता है। अब आओ इधर, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी 40% पहुंचा है, इसका मतलब अभी मटेरियल बी इसके ऊपर ऐड नहीं हुआ, ठीक है। हाँ बाकी तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन पहले बताओ रिमेनिंग वाली, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है जी, 20%। तो यहाँ पे आपने लिखा जी 20, यहाँ पे रिमेनिंग लेनी होती है, ठीक है, 20%। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट इन पे तो 100% लग चुकी है, लेकिन
इंस्पेक्शन स्टेज 70% थी, तो इस पे 70% और यहाँ पे क्या है 30%। चलो जी, परसेंटेजेस में ही मसला था। समझ आ गई सारी बात? समझ आई है? कहीं पे नहीं समझ आई तो पूछ लो। चलें, ठीक है। अब शुरू हो जाओ जी। ओपनिंग 600, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 0 और 120। फिर 11150 11150 11150 डन। 11150 ये कंप्लीट है हर लिहाज से। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 82, इधर भी 82। मटेरियल तो सारा लग जाता है स्टार्ट में या 40% पे, और फिर 70% पे चेक करते हैं जाके। कन्वर्जन 57.4, ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 300, 0 पूरा 90 जी। ईपीयू फिर निकाल दें मुझे 11532 11232 11417.4। ले जी, हमारी ए रिक्वायरमेंट तो हो गई पूरी। अरे चेक ना मार लें थोड़ा सा। सवाल नंबर कौन सा है? 9। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट डिपार्टमेंट ए के 5330 है और 52 है। ये पढ़े, पता नहीं उत्ते की निकले। ये क्या है? अच्छा, ये पिछला सवाल है। हद हो गई यार, मेरा त्रा निकल गया। मैं गया कि इतना फर्क, चलो कोई राउंडिंग का डिफरेंस होता है। देखो यार, ऐसे ही है ना, ईपीयू ही लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ ईपीयू। ये वो भाई कह रहे थे ना मिक्स हुआ है। अच्छा चलें, ये पढ़ा जी। ये 11550 और 11805 डिपार्टमेंट ए के ईपीयू आ गए, ठीक है। उसने कैसे निकाले हैं उसका अपना तरीका है, हमारा अपना है, छोड़ें इसको। वो क्वांटिटी स्केड्यूल भी इधर ही बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। हम अपनी तरतीब से ही चलेंगे। फिर डिपार्टमेंट बी के 11532, 11232 और 11417.4। तो यूनिट्स की हद तक तो हम ठीक आ गए। ओके चलें जी। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा नंबर इसी के थे, 11 नंबर ले लिए आपने। और जो अगली कॉस्ट है ना जी, कॉस्ट, वो तो वैसे ही आसान है क्योंकि ईपीयू को ही हमने डिवाइड करना होता है। पर मसला क्या है, उसने सबसे टेक्निकल चीज़ की ही कॉस्ट मांगी है। सबसे टेक्निकल चीज़ क्या है? फिनिश गुड्स, अगर FIFO हो तो। अब अगर तो प्रोसेस अकाउंट बन रहा होता तो हम भी बड़े तेज़ हैं, हम बैलेंसिंग निकाल लेते। लेकिन वो भी बड़ा तेज़ है, उसने यही मांग लिया, क्वांटिटी स्केड्यूल सिर्फ बनवाया है। अब ये मैंने आपको ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि आप ईपीयू तो बनाना ही होता है, प्रोसेस अकाउंट वर्किंग के अंदर पूरा ही बना लें अगर तंग होते हैं तो। वैसे तंग होने की ज़रूरत है नहीं, हमने कॉस्ट भी वैसे निकालना सीखी हुई थी। अब सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे ना, ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट नहीं। तो इसलिए मुझे यहाँ पर वो अलग अलग की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। मुझे टोटल वाले ही चाहिए थे, यही उठाने थे। ये भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ये चाहिए होंगे जब टोटल कॉस्ट आगे जाकर हमने कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है ना। सही है। फिलहाल जरा इसको मिटा दें। फिलहाल तो कॉस्ट पर यूनिट निकलवानी है आपने, तो करंट कॉस्ट लेनी है। अब करंट कॉस्ट का मतलब क्या है? जो इसके सामने होती थी मटीरियल की, इसके सामने, कन्वर्जन इसके बाद इधर। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। ये 69304716, 69304716 यहाँ पे होता था ना 6930, अगली लाइन में कन्वर्जन कॉस्ट 4716, ऐसा ही है ना। तो यही आपकी क्या है? करंट कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर 1 2 हो गई है, 3 कर देते हैं इसको। ये क्या है जी? करंट कॉस्ट
पर यूनिट। अब ये ऐसे निकाला करते थे जी। मटेरियल की कॉस्ट इसके सामने सिर्फ मटेरियल वाली उठानी है। मटेरियल की कॉस्ट 693, ज़रा थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है जी। फिनिश गुड्स की निकालेंगे तो मटेरियल की जो कॉस्ट लगी, कन्वर्जन की लगी है, यही फिनिश गुड्स की कॉस्ट है ना। नहीं, वो भी निकालेंगे, ए की भी कॉस्ट निकालनी है। ए की निकालेंगे तो वो बी में जाएगी और फिर आगे चलेगी ना। इस 12,000 की कॉस्ट चन्न निकालोगे तो वो यहाँ पे आएगी। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे 2 मटेरियल लगने हैं। सब्र करो, सब्र करो जी। जी बोलो, पूरा लिखना है? पूरा लिख लो। ₹6930, अगे जाके मुसीबत भी तो नहीं पैनी। चलो खैर 30,000 माइनस ₹0, क्योंकि है नहीं स्क्रैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11,550 प्लस जी कन्वर्जन कॉस्ट। आगे कॉस्ट भाई डालोगे तो उससे आगे निकलेगी ना कॉस्ट, ठीक है जी। कन्वर्जन कॉस्ट 4716,000, 4716,000 डिवाइडेड बाय 11,805 जी। फरमाइए 600 रुपये पूरा, सुभान अल्लाह। और 399.4749, अच्छा जी। और बराबर करो, कितना आ गया? 999.49। अब ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स ट्राई, यहाँ पे निकल आए। रिक्वायरमेंट कौन सी है जी? और इधर तो भी करना है। रिक्वायरमेंट कौन सी है जी? रिक्वायरमेंट बी है। तो फिनिश गुड्स मैं कह रहा हूँ आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट ए को भी, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट निकाल रहा हूँ। आप लिख लो कॉस्ट आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए, ठीक है। मुझे लिखने दो फिनिश गुड। डिपार्टमेंट ए की तो फिनिश गुड ही है ना, फिनिश गुड डिपार्टमेंट ए, ये एक्चुअल आउटपुट डिपार्टमेंट ए। अब ये 2 हिस्सों में पड़ा है। एक क्या है जी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फ्रॉम भी लिखना है, अच्छा जी। फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट जैसे वहां पे लिखा हुआ है। और ये एक्चुअल आउटपुट किसका है जी? डिपार्टमेंट ए का, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बाद में निकालेंगे, मुश्किल काम है। फ्रॉम करंट मंथ इनपुट आसान काम है। क्यों आसान है? इधर देखो, ये 11,200 हर लिहाज से कंप्लीट है, तो 999.49 यूज करके ये कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। तो कितने यूनिट्स हैं जी? 11,200 इंटू ₹999.49। ये कहाँ से मिला जी आपको? वर्किंग नंबर 3 से जी। रुपीज इन थाउजेंड ही कर लेते हैं अब आखिरकार जी। राउंड तो नहीं करना पड़ा, फिर पे पूरी बात लिखो ताकि वो बाद में मैच करना है ना आज जी। 1119428, ठीक है जी। ये अब एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट जो इनपुट वर्क इन प्रोसेस में से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो आउटपुट में आता था उसकी थोड़ी टेक्निकल होती थी। कुछ याद है क्या कॉस्ट होती थी? ऐसे करते थे हम। 800 यूनिट्स हैं, कैसे अलग अलग कॉस्ट की मैंने जरा बताना, अलग अलग बताना जरा, अलग अलग। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट सही बता रहा था बच्चा, 440 और 168, ठीक है ना। ये ऐसे हम एफको में हमें अलग चाहिए होती थी, 440 जमा, ठीक है, यूं करके डिब्बा लगा के टोटल करते थे कितना? 60। लेकिन फाइफो में हमें ये अलग अलग नहीं चाहिए होते थे, याद है? हम इसको उठाते थे कि इतनी कॉस्ट इस पे लग चुकी थी, इतनी कॉस्ट पिछले महीने में ही लग गई थी, और इस महीने में सिर्फ इतने यूनिट्स की इतनी कॉस्ट लगना बाकी है। याद आया? ये सबसे मुश्किल काम है कि प्रोसेस अकाउंट के बगैर इसको इस तरह से संभालना।
प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट सामने पड़ी होती, तो अगर समझ आ रही है तो ये अल्टीमेट है। खैर इधर देखो जी, सबसे पहले तो आपने क्या किया, अब चूंकि 608 कहीं लिखा नहीं हुआ तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 440 प्लस, क्योंकि मैं तो प्रोसेस अकाउंट नहीं ना बना रहा रुपीज वाला, ठीक है। ये कॉस्ट लग चुकी थी, प्लस इस पीरियड में 320 यूनिट्स ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के हमने कहा इक्विवेलेंट 320 है। ओपनिंग में हमने नहीं 800 लिए, क्योंकि जो रिमेनिंग सेल ऑफ तो 320 इंटू 399 पॉइंट, तो 320 इंटू रुपीज 399.49 वर्किंग नंबर 3। ठीक हो गया जी। लें जी टोटल बताएं। 128 444 हैं बेटा, ये दो चीजें हैं, जरा ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन में गलती ना कराना, आप पर्चे में सब कुछ सही कर। जी बेटा क्या 1000 में, ये 1000 में है, अच्छा तो कोई बात नहीं, ये लो। अब मैं क्या करूं, जगह ही इतनी है, प्लस और तमीज से लिख लेते हैं। 440,000 है बेटा, पूरा लिखा है, पूरे लिख के चल रहे हो, पूरे लिख लो, वरना फिर सारे 1000 में कर लो, ठीक है जी। 440,000 था प्लस 168,000। अब ठीक है, ये के को ऐड कर लो बीच में। जी 735,837 तो 7 कर लो, अब इतना तो कर ही लो। अब बताओ जी, डबल 1,930,125। ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट डिपार्टमेंट बी की, जिसको आप फिनिश गुड्स कह रहे हैं, उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। भाई आप उसकी डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे कॉस्ट, ठीक है ना। ये 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट इधर ऐड होगी तो फिर इधर जाके निकलेगी ना, इसलिए मैंने वो पहले निकाली। ये देखो इधर, यहाँ से निकल के इधर आया करती थी कॉस्ट, ठीक है, तो आ गई कॉस्ट, ये कॉस्ट है। यानी यहाँ पे अगर प्रोसेस अकाउंट बना होता तो इसके सामने लिखा होता 11 ये समथिंग जो भी है 930, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए जी, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। ये आसान है। करंट मंथ इनपुट में से 11,150 यूनिट्स बने, हर लिहाज से कंप्लीट। ओहो कॉस्ट नहीं निकाली, चलो कॉस्ट निकालो, चलो जी कॉस्ट निकालें जी। वर्किंग फोर आ गई जी, करंट कॉस्ट पर यूनिट जी। अब करंट कॉस्ट लेनी है, करंट कॉस्ट। अब करंट कॉस्ट के अंदर देखो मेरे बच्चों, एक कॉस्ट आएगी इधर, ये 11,930,125, और दूसरी फिर चीज क्या होगी जी, इनपुट इन डिपार्टमेंट बी। अब इसमें यूनिट्स कोई नहीं है पर कॉस्ट तो है, याद आया कुछ। और तीसरी चीज होती थी कन्वर्जन कॉस्ट, इसमें भी यूनिट्स कोई नहीं होते थे पर कॉस्ट होती थी। थोड़ा विजुअलाइज कर रहे हो, ना समझ में आ रही हो ना बात, या लगे कि नहीं यार जरा और अच्छे समझना है, तो घर पे एक बार रुपीज वाला प्रोसेस अकाउंट बना लेना, वर्किंग से रेफर कर देना और तसल्ली हो जाएगी, ठीक है जी। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे हमारी कॉस्ट लग चुकी है। मैं यहाँ पे पता है चल रहा होता तो मैं यूँ करता, यूँ टोटल करके इसका टोटल ऐसे, ठीक है ना। एनीवेज अब तो मैं नहीं कर सकता। 810 और 120 ये इधर से आ रही है ऐसे, 810 और 120, लेकिन हमें तो ये टोटल ही चाहिए होगा, ऐसे ही है जब चाहिए होगा। अब 1 बाय 1 चलते हैं। हमने निकालनी कौन सी कॉस्ट है जी, करंट कॉस्ट, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, वो वही है, फिर चेक कर लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो इधर आ गई ना। यहाँ क्या आएगा अब, 11930,125 यही आएगा ना यहाँ पे। इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तरतीब ना खराब करो। रुपीज 11930,125, ठीक है जी। और नॉर्मल लॉस को, स्क्रैप को यहीं से माइनस कर देते थे ना, यहाँ से करें या उधर से करें कोई नहीं, है ही कोई नहीं,
टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 11,532, तो इसका आंसर वही होगा जो अभी निकाला हुआ है हमने पीछे, 999 नहीं, देखो जरा वही होगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें 11,200 वो हैं जिन पे पूरी 999 कॉस्ट लगी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चला रहे हैं ना, और 800 के ऊपर जो है वो पूरी 999.49 नहीं लगी बल्कि सिर्फ 399.49 लगी है, ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी था ये। जी बताएं जी कितना आता है आंसर? 10, हाँ बढ़ना था इसमें, 1034.52 प्लस, हाँ जी, इनपुट मटेरियल की कॉस्ट है, यूनिट्स कोई नहीं थे, कॉस्ट है ये, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 5604। तो मुझे ये याद नहीं कि ये कहाँ से माइनस करते थे, बहरहाल चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं फिलहाल जी। 5604 000 एक दफा देख ना ले जाके, कुछ याद है कहाँ से माइनस जीरो करते? स्क्रैप इधर से करते थे, चलो मैंने कहा जरा ये ना कोई गलती ना लग जाए ना फिर जी। तो -0 इधर करते थे, स्क्रैप है नहीं, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है नहीं, करना माइनस कर देते, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाय 11,232, हाँ जी 498.93। बात अभी रुकी नहीं है, कन्वर्जन भी है अलग से अभी। तो अब कन्वर्जन कॉस्ट, वो भी यहाँ से कॉस्ट, ये कॉस्ट आती है नहीं हमारे पास, प्रोसेस बना लेना घर पे, अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी, जरा हाथ सीधा हो जाएगा जी। कितनी? 34, तो रुपीज 34,794,000 डिवाइडेड बाय 11,417.4 जी 75। इन तीनों का टोटल करें, 1838.20 सही है जी, ये टोटल भी आ गया। अब करंट मंथ वाला आसान है, ये 11,150 है, दूसरा 600 में थोड़ा सा मसला होगा, तो ये नंबर तो ले आसान वाले, 11,650 यूनिट्स, ठीक है, इनटू 150 है, अच्छा सॉरी 11,150 इनटू ₹1838.2, वर्किंग नंबर 4 से ये निकाला है आंसर 20495,930। और मुश्किल वाली चीज़ में पहले क्या करोगे, ये दोनों ऐड, ऐसे ही है ना जो पिछले महीने में लग चुकी थी, ज़्यादा तुम्हें तो समझ नहीं आ रही होनी कुछ, क्योंकि अल्टीमेट सवाल है, आखिर सवाल है, लेकिन पासिंग परसेंटेज अच्छी थी इसमें, क्योंकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस अच्छी करके जाते हैं। और फिर जिन्होंने चलते चलते कर लिया होना है, तो एक आधी चीज़ जो नहीं भी समझ में आ रही थी, लेट से ये यूनिट्स गलत निकल आते तो कोई नहीं, एक नंबर कट जाता यहाँ पे, उसके बाद कहीं नहीं नंबर कटना। मार्किंग स्कीम ही ऐसे बनाई जाती है आई कैप। आपको लगता है कि फेल करना चाहते हैं, वो आपको पास करना चाहते हैं, आप पास होना नहीं चाहते। नहीं मैं सही कह रहा हूँ जी। तो 800 10,000, और बिल्कुल आसान है पास होना, भाई मेरे जैसा बंदा पास होता है तो आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, यकीन करें। 120,000, आप तो बड़े लायक बच्चे हैं, तो नालायक सा बंदा भी पास हो जाता है मेरे जैसा। अब 120 इंटू ₹304.75 वर्किंग 4 वाला जी 9,665, ये 6 है, 9, ये 9 भी नहीं लग रहा, अच्छा जी 966, क्या था 570, तो टोटल क्या आ गई कॉस्ट 21462500। तो भाई हमने कोई फनकारी नहीं लगाई, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस तरफ आते मेरे चांद, जैसे आप कह रहे थे, तो यहाँ पे तो गड़बड़ कर ही जानी थी आपने कोई ना कोई। तो हम अपनी तरतीब पे चले, दो प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस की कॉस्ट तो निकालनी है ना, ठीक है। अब नो डाउट ये फिनिश गुड नहीं है, एक्चुअल आउटपुट एक ही तो है ना, ठीक है, और ये एक्चुअल आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट भी है, आप इसके बारे में लिख दें कि ये फिनिश गुड है, ठीक है। अब आपकी तसल्ली भी हो गई, मेरी मर्जी भी रही, अब अल्लाह करे मैच भी हो जाए।
ये जी पता नहीं उसने क्या क्या किया हुआ है। बहरहाल यूनिट्स हमने मैच कर लिए थे, यूनिट्स रिक्वायरमेंट में यूनिट्स मैच कर लिए थे। अब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, उसने भी बेटा डिपार्टमेंट ए की देखो निकाली हुई है कॉस्ट जी। तो 11,930, 11,930 100, तो बिल्कुल मैच कर गया उस्ताद। नीचे वाला देख लेते हैं, 21,462 540, 21,462, हाँ ठीक है, कोई राउंडिंग शाउंडिंग हल्की फुल्की हो गई होनी है, तो बिल्कुल ठीक चला आ रहा है। क्योंकि रेट्स आप चेक करोगे ना यहाँ पे, अगर ये देखो 1034.52 आपका भी आ रहा है रेट, चेक करते जाओ अपने रजिस्टर पे, 498.93, 304 पॉइंट। तो अगर ये सब सेम है तो इसको भी सेम आना चाहिए था। या तो आपने कोई गड़बड़ की है या फिर उसने कोई राउंडिंग की गड़बड़ कर दी होनी है कहीं पे। खैर चलें छोड़े, सवाल हो गया आपका ये भी सही, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि बच्चों ने ओहो सवाल तो थे नहीं लबड़ा, ये हो गया जी, 9वां हो गया, फिर हमने 7वां कर लिया है, नहीं 7वां भी नहीं किया, चलें। अच्छा अब 8वां सवाल है, कौन सा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। तो ये चूँकि बच्चों को लग रहा है कि ट्राई भी खुद किया है कुछ ने और थोड़ा सा मसला आ रहा है, मैं ये चाहूँगा ये मैं कल कराऊँ, आते साथ इसको ट्राई कर लें, फिर एक नज़र डाल ज़रूर लेते हैं इस पर, क्योंकि एफओएच में बहुत बुरे हालात नज़र आए मुझे। किधर है यार कमेंट्स, ये एफओएच का सवाल, दूसरा सवाल एफओएच का है, पहला एफओएच का, दूसरा कौन सा है, ओह, और तीसरा फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग का। चलें कल फिर मार्जिनल ऑप्शन कराते साथ ही फिर मैं डिसीजन मेकिंग पे मूव करूंगा, तो इंशाल्लाह फिर ये दूसरा और तीसरा भी करेंगे। उसके अलावा कौन सा रहता है, बस यही है। तो पहला कर लें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला, हाँ तो डिसीजन मेकिंग में वो 3 आने हैं ना, तीनों सवाल डिसीजन मेकिंग के कल करेंगे इंशाल्लाह, और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पहले करना पड़ेगा। तो कल मैं थोड़ा सा इसको भी अल्लाह करेगा सीधा करके ले आऊँगा। ये क्या है सवाल, ये रहा 9 हो गया है। अब 8 को ज़रा पढ़ लेते हैं ऐसे क्विकली, 8 को ज़रा क्विकली पढ़ लेते हैं, हाथ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। और फिर मेरा दिल है एफओएच वाला सवाल डिस्कस कर लें। तो भाई वो तस्वीर अच्छी सी बन गई थी, पक्की बात है, चलें वो फिर मिटा दीजिएगा, क्योंकि अब मैं एफओएच का सवाल वहाँ पे शुरू ना भी वो, तो चलें डिस्कशन तो पूरी हो जाए, ठीक है। पहले इसको पढ़ लें ज़रा, लिख मैं कुछ नहीं सकता आज, बस पढ़ें आज आप लोग। आज स्टिक से काम चल रहा है, स्टिक्स 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 स्टिक्स। आपकी 10:40 पे क्लास शुरू होती है, 10:40 पे, हाँ 15 दिए थे ना, साफ ही तो लेना होना ना यार। मैंने सर को कहा था मैं कोशिश करूंगा 11:15 तक छोड़ दूँ। अच्छा जी, मुराद लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एमएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 25। सेल 5250 यूनिट्स की है, यहाँ से पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकल सकती है, तो ज़रूरत पड़ सकती है ना आगे चल के, ठीक है। अगर नहीं ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन साथ साथ करते जाया करो परफॉर्म, क्या ये हो रहा है ये हो रहा है, ठीक है, छोटा सा लिख भी सकता है बंदा, खैर है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर आ रही है, आपको रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी चाहिए, सॉरी मैं भूल गया, हालांकि आपको पता था लेकिन फिर भी तरतीब ही होनी चाहिए सवाल की। क्या करो, प्रिपेयर करो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एमएल की यूजिंग मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। सुभान अल्लाह, यानी हमारी फेवरेट रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है। उसने ये कहा है जी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ मार्जिनल में भी, और तो 4 अल्लाह सी दिलबर को साइड पे करो, इधर आओ। दिलबर बहुत लेंथी सवाल था लेकिन प्रैक्टिस की थी ना उसमें, असल में ये है जी आपकी रिक्वायरमेंट, इसी में ही रहना है अब आपने, ठीक है। और यूनिट्स के अंदर चूंकि वर्क इन प्रोसेस आ गया है, अब आपको इसमें मसला नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाना सीखा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, जोन से वाले भी हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इससे ऊपर वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट करनी पड़नी बस,
तो अब आपको ये मसला नहीं होना चाहिए। खैर इसीलिए मैंने ट्राई के लिए दिया, क्योंकि बाकी इसमें से निकलना कुछ नहीं था और ये आपने किसी न किसी दर्जे में कर लिया हुआ है। ये आसान सवाल था। वैसे इसकी परसेंटेज क्या है देखें, आपका इसको कमेंट्स नहीं है, दूसरी तरफ क्या ओपन किया हुआ है, ये तो इधर रहने दें। इस पे अच्छे मार्क्स होंगे जहां तक मेरी असेसमेंट है। देखें जी, कौन सा सवाल है? 8। तो मोर देन आधे बच्चों ने इसको, तो ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट मार्क्स इसमें आए थे, ठीक है, तो हो जाने वाला सवाल है ये। अच्छा, हम ज़रा रिवाइज कर रहे थे अपना मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, रिवाइज भी तो करना पड़ता है ना जी। तो भाई सिंपल है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट लेस वेरिएबल और फिक्स्ड ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। ये क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल लेनी होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम? कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ वेरिएबल वाली लेते हैं और फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस बाकी भी इधर ले आते हैं। तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन वेरिएबल होते नहीं, अगर आ जाए तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट भी इधर ही माइनस होती है, ये तो पहले ही माइनस इधर ही हो रहे होते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं मार्जिनल वाले प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती थी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड एफओएच, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फायदा हो गया नहीं हुआ, पर एंड पे किया ना जाके, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर आना है, बस फर्क क्या आना है, यहाँ पर आपने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेनी, ठीक है। इन्वेंट्रीज के अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट आप नहीं ले रहे होंगे, मार्जिनल वाला है। तो फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ऊपर कहानी खत्म। जो आप कह रहे थे वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, तो वर्क इन प्रोसेस तो यही है। अब यही है हमारा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, और क्या है, ठीक है। बड़ा फेवरेट टॉपिक था भैया आपका, तो तभी तो बच्चों ने 50% ज़्यादा बच्चों ने इसको पास किया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं सारा सही कर लिया होगा उन्होंने, लेकिन आसान इतना था कि इसमें से पासिंग मार्क्स बच्चों के आराम से आए, ठीक है जी। आ जाएं ज़रा फिर। तो प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट बनानी है दोनों से, और रेकनसाइल करना है। रेकनसिलेशन का तरीका हो तो रिवाइज नहीं कराया, आप करा दो। ऑब्जॉर्प्शन प्रॉफिट, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला ऊपर रखेंगे, ऐड करेंगे डिफरेंस इन ओपनिंग, लेस करेंगे डिफरेंस इन क्लोजिंग। अगर दोनों स्टॉक्स पड़े हैं तो शॉर्टकट लगा लेना पर्चे में, दोनों पड़े ही होंगे। वैसे दूसरी बात क्या थी, अगर दोनों ना पड़े हों तो OAR ही है फसाद की जड़, तो क्लोजिंग यूनिट्स को OAR से मल्टीप्लाई कर देना, ओपनिंग यूनिट्स को OAR से मल्टीप्लाई कर देना। ये भी कहीं पे लिखा था, हो सकता है किसी को ये भूल गया हो आगे कहीं जाकर, जहाँ रेकन्सिलिएशन पहली बार बनी थी ना जी, यहीं कहीं बनाई थी यार, ये रेकन्सिलिएशन। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गई, उसके बाद रेकन्सिलिएशन, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, ऐड डिफरेंस इन ओपनिंग, लेस डिफरेंस इन क्लोजिंग। अब आसान क्या है, दोनों प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं तो दोनों स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, डिफरेंस ले लो। ऐड लेस पहले से लिखा हुआ है हमने, वो हमारी पुरानी आदत है ऐड ओपनिंग को करने की, इसलिए कुछ नया याद नहीं किया था। और अगर नहीं हो दोनों, दूसरा तरीका क्या था, OAR इंटू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और OAR इंटू क्लोजिंग स्टॉक, दोनों से आंसर सेम आता है, ओके। तो रेकन्सिलिएशन तो मुफ्त के नंबर थे 2। अब अच्छा, हम यहाँ पे थे जी, क्या कह रहा था जी मैं डायरेक्ट, अब जेन के अंदर ये आपके फॉर्मेट चलना चाहिए सवाल पढ़ते, इसलिए मैंने कहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सवाल। मुझे अपने उस्ताद की बात अभी भी याद है, उस्ताद भी अभी तक मौजूद है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो हमें कहा करते थे 3 बार सवाल पढ़ने से पहले नहीं करना। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो मैं भी उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, जिसको यकीन ना आए मुझे बताए, मैं यकीन करो, मैं तो आपको अक्सर कहता हूँ 2 दफ़ा, लेकिन कॉस्ट के पर्चे के अंदर 3 दफ़ा पढ़े, ठीक है। ये प्लान करता है। अब सवाल पढ़ते पढ़ते, अब देखो रिक्वायरमेंट पढ़ी सबसे पहले, तो दिमाग के अंदर लोड हो गया ये फॉर्मेट जो हमने बनाया था, ऐसे P&L बनना है, ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल बननी है। अब सवाल पढ़ते पढ़ते चीजें उसके अंदर फिट होनी चाहिए, ये है कमाल। ये एक बार पढ़ोगे कुछ समझ आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे और प्लान होगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो सवाल
फिर करते हुए आपको कम टाइम लगेगा। जितना टाइम आप वैसे सवाल एक बार पढ़ के करने में लगाओ, उससे आधे टाइम में आप 3 बार सवाल पढ़ के करोगे तो आधे टाइम में होगा। इसको मॉक में आजमा लेना बेशक, ठीक है। अच्छा जी, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब ये देखो कहाँ पे आ रहा होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक और ओपन कर ना ले यार, ऐसे ही मैं बार बार, असल में आज बड़ी कंजूसी कर रहा हूँ मैं, मेरा ना वन नोट आज मुझे धोखा दे गया। ये मौका नहीं था वैसे, इसको मौका नहीं था, धोखा इसने दे दिया। कितने गया यार, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कहाँ है मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये पड़ा। तो ऐसे फॉर्मेट सामने रख के ये अब हमने मैप करते जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या उसने बताया जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहाँ आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड ही होता है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके उन्होंने कंज्यूम्ड दिया हुआ है। ना होता तो हम निकालते ऐसे, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप पढ़ चुके हैं, अब आप रिवीजन कर रहे हैं आज, अब कोई मसला नहीं, ठीक है, सवाल कर सकते हैं अब आप। ये इंटीग्रेशन होती है, और क्या होता है, ऐसे ही मिक्स होते हैं। नेक्स्ट, फ्यूल एंड पावर FOH, लेकिन एक्चुअल होंगे, ठीक है। द फॉलोइंग रिलेट्स टू ml फॉर द ईयर। फिर डेप्रीसिएशन मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन फिक्स्ड है, इधर वेरिएबल था, तो वेरिएबल फिक्स अलग करनी है मेरे ख्याल से, वेरिएबल अलग कर लेंगे, फिक्स अलग कर लेंगे, फिक्स को डिवाइड करेंगे, को नॉर्मल कैपेसिटी वगैरह दे देगा OAR से, कहानी वहीं पे जा रही है, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट सारी आनी इधर है, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट लेबर, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सबके साथ लिखा हुआ है कितना वेरिएबल कितना फिक्स, तो वहां से आपने फिक्स वेरिएबल अलग करने हैं। वेरिएबल पर यूनिट निकाल लो बेशक, क्योंकि वो आपके प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई होना है, और फिक्स पर यूनिट निकाल लो, वो पर यूनिट जो होगा बजटेड की बेस पे निकलेगा और एक्चुअल की बेस पे एब्जॉर्ब होगा, ये फर्क है, ठीक है। तो बड़े टॉपिक कर लिया आपने इस तरह के, तो ये लेफ्ट हैंड से होने वाला सवाल था। मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, मार्केटिंग 70% वेरिएबल फिक्स, फिर ये वेरिएबल अलग हो जाएंगे जब, तो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग वाले P&L के अंदर वेरिएबल भी ऊपर चले जाते हैं, तो अलग से लिस्ट, जैसे हम बनाया करते थे यूं करके 2 कॉलम में बना लेता होता था ऐसे, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट अलग अलग हो गई, टोटल कर लिया, उसको आगे यूज कर लिया, जहां जहां यूज करने हो करते जाए, ठीक है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग है, बस मुक गया। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग बता दी उसने, क्लोजिंग नहीं बताई जी, बताई हुई है जी। ओपनिंग कितनी है जी, 1080, और यहां पर ML uses FIFO method, the units of opening and closing inventories are as follows। तो फिर ऊपर कौन सी ओपनिंग पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऊपर रुपीस के अंदर उसकी कॉस्ट गिवन है भाई, ठीक है। तो कॉस्ट है और यूनिट्स हैं, यानी पिछले साल का डेटा नहीं है भाई, ये कह रहे हैं। तो जब पिछले साल का मैंने कहा था, या तो पिछले साल, नॉर्मली मैंने कहा था सवाल में ये गिवन होता है, नहीं गिवन होगा तो कॉस्ट देनी पड़ेगी उसको पिछले साल की, जिससे आपको ओपनिंग स्टॉक का भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, या तो टोटल कॉस्ट देगा या पर यूनिट निकलवा के आप करेंगे, लेकिन जिंदगी आसान थी। 1080 इज द ओपनिंग कॉस्ट, जो कहाँ पे आ जानी है, फिनिश गुड्स की, ये यहाँ पे ये नॉर्मली गिवन, ठीक है। मार्जिनल में थोड़ा चेंज कर लेंगे, वो तो देख लेंगे, ठीक है। वो जोन सा यूज कर रहे हैं, तो आपने देखना भी, कुछ तो कर भी लेना ना, मैंने तो कल कराना है, फिर कल क्विकली कराऊंगा मैं, फिर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि जी ओके ऐसा सोल्यूशन दे दें, तो सोल्यूशन में एक्सेल पे आपको, मैं आज सोल्यूशन बना दूंगा आपके लिए, तो वो मैं एक्सेल में दे दूंगा, फिर जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन करना इसको ज़रूर है, ठीक है। हाँ ठीक है, आ गया कोई बात नहीं, दोबारा नहीं आ सकता, फिर आप इसलिए छोड़ दो कि ये नहीं आएगा तो ज़रूर आ जाएगा, फिर ज़रूर आ जाएगा सरप्राइज पैकेज जी। उसके बाद FIFO यूज़ करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोसेस भी क्लोजिंग आ गया है, और फिनिश गुड्स भी। अब वर्क इन प्रोसेस है, उसको बताना पड़ेगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो उसने बताया ये 100% मटेरियल है, 40% कन्वर्जन, ठीक है। अब अगेन ये क्या गिवन है, यूनिट्स, क्या गिवन है, यूनिट्स। आपको तो चाहिए होगी कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, EPU निकाल के, ठीक है। गलती से मेरी नज़र पड़ गई थी उस पर, खैर आपको पता लग गया, लेकिन सोल्यूशन तो आपने देखना नहीं है, आप अपना सवाल करोगे। तो फिर अगली बातें अब 2-3, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 31 अगस्त वाला 24 वाला, फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 10% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 10% क्या है, तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है फिनिश गुड्स की, इसको यूज करके आपने मार्जिनल वाला ओपनिंग स्टॉक निकालना था।
ऐसा भी हमने एक सवाल में किया हुआ है, बिल्कुल यही एडजस्टमेंट थी। मुझे सवाल याद नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट याद है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ क्या कहा था, 1080 को 90% कर दो तो ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट आ जाएगी मार्जिनल वाली, क्योंकि इस पूरी कॉस्ट में 10% क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट है ना, फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें कितने परसेंट फिक्स्ड है, तो फिर बाकी क्या है, वेरिएबल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक लेते हुए इसको सिर्फ 90% करना है। कहो तो सवाल ढूंढ लेते, 7वां सवाल है, 7वां या 8वां सवाल था, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नहीं हो रही, ठीक है। एक सवाल में ऐसे मैंने करा, पहली बार, वो सबसे आसान एडजस्टमेंट थी, लेकिन पहली बार आई थी तो बच्चे इस पर फंसे थे, फिर हमने थोड़ा सा इस पर टाइम लगाया था, ठीक है ना। जब नया जिंदगी में सीख रहे थे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, अलग अलग फिक्स्ड OAR वगैरह वगैरह, जब इंटीग्रेट करना शुरू किया था आपने अभी FOH के चैप्टर को इसमें, इसीलिए मैं FOH के साथ ही इसको कराता होता हूँ, क्योंकि इसमें मसला इसी के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स की भी निकल आएगी, वो मार्जिनल वाली भी निकल आएगी, ठीक है। फिर ML हैड बीन फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके, सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ML तो यूज, सवाल पढ़ता जा रहा हूँ, आपने 3 दफा पढ़ा, अब ये फायदा होना था, आपने 3 दफा पढ़ा होना था, तो ठीक है, वरना तो मेरी तरह रूटीन से जैसे की हुई कर जाते। अब ML लास्ट ईयर तक मार्जिनल यूज कर रहा है का मतलब ये वाला स्टॉक फिर मार्जिनल वाला है, तो ये फिर 90 है, इसका 100 करना है, डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करके आपने एब्जॉर्प्शन वाला ओपनिंग स्टॉक निकालना था, मार्जिनल वाला गिवन था, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट। However, for the current year, management intends to prepare for under both as marginal as well as absorption. तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई इतना चैलेंजिंग सवाल है, क्या ख्याल है? वर्क इन प्रोसेस की इंटीग्रेशन अब आप कैसे करते हैं, ये तो अब आप पे करता है डिपेंड, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग आप खुद को बड़ा स्टार समझते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग का अलग से स्टार समझते हैं, तो इनको इकट्ठा कैसे आप देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आप कर चुके हैं, पता आपको है कौन सी चीज़ कहाँ आनी है, तो इसको फिर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे, या अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा। सोल्यूशन वैसे मैं आपको दे दूंगा, हो सकता है रात को ही भेज दूं, लेकिन बल्कि भेज दूंगा, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन मैं कोशिश करता हूं, अगर बन गया तो रात को भेज दूंगा, वरना फिर सुबह पर डिस्कस ही कर लेंगे, ना बना तो, ठीक है। अच्छा चले जी, ये आपका होमवर्क हो गया, अब लिखने पे। कितने नंबर का सवाल है? माशाल्लाह 17 नंबर का। मसला ये हो रहा है कि FOH के भी टाइम ज़रा कट रहेगा, और FOH का सवाल भी बड़ा चवल सा है, और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या है, मैं इसके ऊपर लिख कुछ नहीं पा रहा। हाँ जी, मुश्किल सवाल शुरू होते हैं। अच्छा अब ज़रा देखो, आसान सवाल कितने थे आज, यानी आसान नंबर कितने थे? लेबर कॉस्टिंग आसान था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आसान ही था, किया है आपने, कि मुश्किल लगा? चलो बिल्कुल आसान वाले फिर पहले बताओ। लेबर कॉस्टिंग बिल्कुल आसान, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल आसान, प्रोसेस कॉस्टिंग आपके लिए तो आसान ही था, मुश्किल आप कह सकते हैं, वैसे है नहीं था, मैं तो इसको आसान ही समझूंगा। और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन चारों सवालों के ज़रा नंबर काउंट करें। 50 नंबर आसान थे, हालांकि इतना आसान सिर्फ 30-35 नंबरों का होना चाहिए पर्चा, पर उसने शायद वो अब अपनी तरफ से प्रोसेस कॉस्टिंग को थोड़ा सा टफ बनाया था। अब 50 नंबर तो ये हो गए, अब इसमें से भाई मेरे जैसा राखा बच्चा भी 35 नंबर आराम से ले सकता है। ये ऐसा ही सवाल, सारे सवाल ऐसे ही थे। अब इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन डालो, मीडियम, ठीक है। FOH चलो आप करके देख लेंगे, ठीक है, जो कर लिए हैं वो कौन सा जी, मीडियम, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 10 नंबर का सवाल था, बोलो 6 नंबर का था, 10 का, उसमें से 6-7 नंबर आपके आ जाने थे। सवाल जाके देख लो, आपको लग रहा है कि मुश्किल था, तो भाई ये अब आपके सामने ही है कहानी। अभी आपने 60 नंबर में से 40 नंबर ले लिए हैं, इस ऐसे ही होता है, जो पास होते हैं बच्चे वो ऐसे ही पास होते हैं, वो ऐसे ही पास हुए हैं बच्चे जो इस दफ़ा हुए, तो 40 नंबर तो यहाँ से आ गए। अब बाकी बचा 40 नंबर, उसमें से 10 नंबर लेने, भाई 10 भी नहीं मिलेंगे आपको हाथ पांव मारने से, इतने तो गए गुजरे नहीं हैं आप। इन्वेंट्री वैल्यू, CVP वाला सवाल मुश्किल वो भी नहीं था। अब जब वो करेंगे तो आप कहेंगे यार पता नहीं फिर ये कैसे बच्चे नहीं पास होते इसमें, तो बच्चे सिर्फ प्रेशर लेते हैं। तो आपने बस थोड़ी सी मेरी मत याद रखनी है, मार्क्स इंटू 1.8 करके जैसे कहा, और सोल्यूशन को, अब इसीलिए मैं सोल्यूशन भी टाइप करवा के डाल रहा हूँ। एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है ना, वो कर रहे हैं टाइप, मेरी तस्वीर जो आपको बोर्ड के सवाल में करवाया था ना क्लास में,
तो वो बोर्ड की तस्वीर खींचते हैं और उससे बना रहे हैं तो प्लस माइनस होते, माफ़ कर देना। ताड़े कुल सॉल्व वाले तो आपके पास रजिस्टर मौजूद है ना, तो रजिस्टर लेजिटिमेट है, कहीं मसला आ जाए तो अव्वल तो नहीं आएगा, इंशाल्लाह आ ही जाता है। तो वो इसीलिए करवा रहा हूँ कि बुकलेट फ्रेश जो हो उसके अंदर आप किताब वाला मामला हो, सवाल देखें, मार्क्स इंटू 1.8 करें, फ्रेश किताब होगी ज़रा तो उससे देखने में लगेगा कि नया सवाल है, उसको मार्क्स इंटू 1.8 करके आप सॉल्व करें। फिर सोल्यूशन देखने पर 70-80% सही होने पर उसको दोबारा नहीं करना, सवाल याद नहीं करना, ठीक है ना, दोबारा नहीं करना। और एक टॉपिक को कोशिश करनी है एक सिटिंग में करना है, ठीक है। और इसकी मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए। कितनी छुट्टियां हैं कॉस के पर्चे में? एक है, किसी को कोई नहीं है, किसी को 2 हैं। अब आप लोगों ने 2 रिवीजन्स तो फुल फ्लेज करनी है, एक मॉक से पहले करनी है, एक मॉक के बाद। फिर एफएआर का चूंकि पहला पर्चा है तो उन लोगों ने तो मतलब 2-3 दिन पहले काम छोड़ देना। आपका पहला पर्चा कौन सा है? सी लॉ का किस दिन है? 4 को। तो सी लॉ का 4 को पर्चा है तो आप 3 और 2 को कुछ नहीं कर सकेंगे, नेचुरली कुछ नहीं कर सकेंगे, करेंगे भी तो फायदा नहीं होगा, ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले जन्म। तो यकम और 2 तो आपका सी लॉ का है, थ्योरेटिकल है और आपने रिवाइज करना होता है चीज़ों को याद किए हुए। तो इसका मतलब 4 को है, तो 2 और 3 तो आपके इसके लिए निकल गए, तो फिर यकम तक तैयारी करनी है। अब उसमें अगर आप कर सकें तो तीसरी रिवीजन एक बार इसकी कर लें, नहीं कर सकें तो कोई मसला नहीं। वो तीसरी रिवीजन जो होती है वो क्विक वाली होती है, उसके अंदर क्या करना है, हर टॉपिक के जो अच्छे सवाल आपको लगे थे 1 या 2 वो सॉल्व करने हैं आज से, और बाकी सिर्फ सवाल देखना है, दिमाग में उसका सोल्यूशन करके देख लेना सोल्यूशन, इसीलिए सोल्यूशन बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्विक रिवीजन होती है, ये तसल्ली वाली रिवीजन होती है, तसल्ली के लिए, ठीक है। तो ये कर लोगे इंशाल्लाह पर्चे में, बस आपने बैठना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़नी। अब तो एमसीक्यूज आ गए, इंशाल्लाह कल तक दे देता हूँ, को 15-20 मैंने कहा बना रहा हूँ। आई कैप तो अभी तक नहीं दे रहा, पता नहीं आपको जब मिलेंगे इंशाल्लाह तो वो भी कोई अनहोनी चीज़ नहीं होगी। टॉपिक तैयार है तो एमसीक्यूज तैयार है, बेगम रहें। बाकी जूम मीटिंग में चूंकि आप लोगों ने आते रहना है, अगर एमसीक्यूज में मसला भी होगा कहोगे तो मल्टीपल 1-2 एमसीक्यूज में मसला है तो डिस्कस हो जाएंगे वहीं पे जूम मीटिंग में, नहीं तो मैं क्लास आपको जो है वो मॉक के बाद या मॉक जब देने आओगे उस वक्त में उन एमसीक्यूज की डिस्कशन की क्वांटिटेट की क्लास रख लेंगे जिनमें मसला होगा। परेशान नहीं होना, होगा नहीं मसला, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि टॉपिक में तो 15-20 हर टॉपिक की कोशिश कर रहे हैं इकट्ठे करके कुछ बना के आपको दे दें ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो। वैसे मैं टेस्ट्स में ऑन एंड ऑफ देता रहा एमसीक्यूज, तो टॉपिक में से ही एमसीक्यूज होते हैं भाई, तो इसके तो उल्टा आसान होते हैं। मैं समझता हूँ 10 नंबर आपको निस्बतन आसान वाले 7-8 नंबर मिल गए आप, ठीक है। कोशिश करिएगा इंशाल्लाह इस दफ़ा पास हो जाए। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एमएएस एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर 31 अगस्त 25। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड एफओएच एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री टू क्लोज द सेम। अब सबसे पहली चीज, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड निकलते कैसे हैं जी? बजटेड का लफ्ज भाई ने मुंह से निकाला, बजटेड का लफ्ज इसने मुंह से निकाला है, बजटेड नहीं भाई, बजटेड नहीं। अंडर ओवर निकलेंगे एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। तो क्वेश्चन नंबर, चलो डिस्कशन तो हो ही जाएगी, फिर कल इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि दिमाग में चीज क्वेश्चन 1 आ जाती है ना इस तरह से। ऑटम 25 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नाम इसका क्या है जी? एमएएस एंटरप्राइजेस। सवाल में उसने रिक्वायर किया हमसे अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालो। हमने कहा जी सबसे पहले तो हम दिमाग में लेके आए ना अंडर ओवर निकलते कैसे थे, अगली कहानी तो बाद में शुरू होगी, ठीक है, एक से एक चीज निकलती जाएगी फिर इंशाल्लाह, ठीक है। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकलते हैं जी एब्जॉर्ब्ड एफओएच, हम एब्जॉर्ब्ड हमेशा पहले रखते हैं, ऐसे ही है ना, एब्जॉर्ब्ड एफओएच और एक्चुअल एफओएच के डिफरेंस, ठीक है। अब ये 2 चीजें हमने ढूंढनी है। अब अगली बात, एब्जॉर्ब्ड एफओएच कैसे निकाला करते हैं जी आप? OAR इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन से। अब ये 2 चीजें ढूंढने निकलेंगे, फिर यहां से ये फिगर आ जाएगी। और एक्चुअल एफओएच तो एक्चुअली होते हैं, या तो वो गिवन होंगे या परसेंटेजेस वगैरह से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नक्शा समझ आया थोड़ा सा? अब ये फिगर्स हैं हमारे पास, यानी बेसिकली हमने टोटल 3 चीजें निकालनी है। OAR कहीं से ढूंढ के निकालना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कहीं से ढूंढ के निकालनी है, मिल जाएगी, और एक्चुअल एफओएच। और मुसीबत क्या थी? प्रोडक्ट्स आई थिंक 2 थी,
मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई थी। चलें खैर, अच्छा जी, तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच निकालने और फिर उसकी जर्नल एंट्री भी करनी है टू क्लोज द सेम। जर्नल एंट्री क्या, वो अंडर एब्जॉर्ब वो है तो उसको क्लोज कैसे करना है, भी कॉस्ट ऑफ सेल में, चुप है तो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे, ठीक है। अंडर ओवर की एंट्री एफओएच के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके दूसरा इम्पैक्ट कहाँ डाल देते होते हैं, कॉस्ट ऑफ ये क्लोज करने की एंट्री। तो ये रिक्वायरमेंट थी, 6 नंबर का सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा टेक्निकल था, ठीक है। खैर, अब फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एमएएस एंटरप्राइजेस। इसकी मैं रिवीजन नहीं करा रहा है एफओएच की, अब क्या रिवीजन कराऊं, सिंगल ओआर या डिपार्टमेंटल तो आया नहीं है, ठीक है। तो आप जब रिवीजन प्लान में सवाल पढ़े होंगे तो उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस दफ़ा शायद वो एफओएच या एबीसी में से दे, और एफओएच में से दे तो भी डिपार्टमेंट वाइज दे दे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही होती है कि इस दफ़ा ऐसा हुआ है तो अब ऐसा होगा, ऐसा हुआ है तो अब वैसा होगा, ठीक है। ईओक्यू भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा वो पूछ ही ले, वैसे पूछ ले तो होती लकी अटैम्प्ट ही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है इन्वेंट्री, वो ऑप्टिमल स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक उन्होंने किड्डे मसले ने, और ये क्यों मज़े का काम। अच्छा जी, प्रोडक्ट ए भी है और बी भी है, एक्चुअल और बजट, यूनिट्स भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट भी गिवन है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी, तो एक्चुअल भी गिवन है और बजटेड भी गिवन है, ठीक है। आगे बी के साथ भी ऐसा ही है, डायरेक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन मशीन्स, अच्छा मशीनों पे काम करती है, एंड ईच मशीन रिक्वायर्स 5 ऑपरेटर्स। इसका मतलब अगर एक मशीन काम कर रही होगी तो 5 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, ओके। और डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट, देखो लेबर इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन मशीन, प्रोडक्ट ए के ऊपर 2.04 घंटे लेबर काम करती है या मशीनें काम करती हैं, मशीनें काम करती हैं, उस मशीन के ऊपर लेबर खड़ी होती है। बेसिकली ये समझाना चाह रहा था आपको कि अगर एक ए के ऊपर 2.04 आवर्स लगे हैं तो 5 लेबर के ये 2.04 आवर्स लगे हैं, 5 लोग इसके ऊपर जो है वो 2.04 आवर्स खड़े रहेंगे। नहीं समझ आई ये बात, पढ़े जरा, पढ़े, शक्लें ना बनाए, इसको पढ़े जरा। डायरेक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन मशीन्स एंड ईच मशीन रिक्वायर्स 5 ऑपरेटर्स, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं जी, 2.04। अब ये किसी एक बंदे के होंगे या ये मशीन के होंगे, मशीन है। लेबर, उसने क्या बोला, लेबर प्रोडक्ट पे काम नहीं करती, लेबर मशीनों को ऑपरेट करती है, मशीनों पे यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। आगे चलें, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 10 घंटे, तो रोजाना कितने घंटे काम होता है, 10। प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड ऑन 7 मशीन्स, तो 7 5 35, 35 लोगों ने मशीन, जो मशीनें 7 मशीनें चलानी हैं जिन पे प्रोडक्ट ए बन रही है, ठीक है। वाइल बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन 8 मशीन्स, तो 8 5 40, 40 लोग उन मशीनों पे खड़े हैं जिन पे प्रोडक्ट बी बन रही है। अब कुछ कहानी समझ आ रही है, 35 लोगों ने ए वाली मशीनें चलानी हैं और ए के एक यूनिट पर एक्चुअली इतने आवर्स लगे, बजट इतना था। 40 लोगों ने बी प्रोडक्ट वाली मशीनें चलानी हैं और प्रोडक्ट बी के एक यूनिट पर इतने एक्चुअल आवर्स लगे, इतने बजटेड थे। अब ये आवर्स गिवन है, यूनिट्स नहीं गिवन आज हमें, यूनिट्स भी गिवन है वैसे तो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने सीधी दे दी है, अच्छा गुड, यहाँ तक कोई मसला। गंदा सवाल लग रहा है वैसे, खतरनाक, क्योंकि पर्चे के अंदर बहुत प्रेशर होता है बंदे पे, बहुत ज़्यादा उस वक्त, फिर तो वहीं पे बचाएगी आपको वो बात। पहली बात, 3 दफ़ा सवाल पढ़ेंगे ऐसे ही ध्यान से, उसके बाद बस बेसिक अपनी सामने रखी है हमने और फिर फिगर्स निकालते जाएंगे। तो मुश्किल सवालों में लड़ाई करके आधे नंबर लेने वाला कभी भी फेल नहीं होता इंशाल्लाह वो, क्योंकि आसान में वो अच्छे खासे नंबर लेके आता, तो मुश्किल में भी उसने माफ़ नहीं किया। आपने खुद ही बताया अभी 50 नंबर, और सीवी का सवाल कल करेंगे तो देखेंगे मजीद कितने आसान नंबर थे, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोडक्शन ऑफ ए वॉज सस्पेंडेड फॉर 12 दिन, हर रोज 10 घंटे काम होता है, तो 120 घंटे प्रोडक्ट ए के ऊपर काम नहीं हुआ था इस साल में, ऐसे ही है। लेकिन फुल वेजेस वर पेड टू ऑल मशीन ऑपरेटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये क्या है जी, फुल वेजेस कह रहा है जी, उनको पे की हैं
तो अगर फुल वेजेस उनको पे की हैं आइडल आवर्स की, तो ये तो FOH में जाती हैं। क्या ख्याल है? देखो आपको क्या बताया था मैंने कि सिर्फ बेसिक पे प्रोडक्शन की जानी है किसमें, लेकिन ये तो वेले बैठे रहे थे, तो आइडल टाइम के भी इनको पे की है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन की वजह से ये चेंज नहीं हुई, तो ये फिक्स्ड FOH के अंदर जाना चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं, ये फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि काम हुआ या नहीं हुआ ये पैसे इनको हमने दिए। ठीक है, चलें। तो जो गिवन FOH हैं ये नीचे, एक्चुअल FOH कितने हैं जी? 59.6। ठीक है, और बजटेड कितने थे ये भी गिवन है माशाल्लाह। ठीक है, बजटेड FOH गिवन है। ओके, तो एक्चुअल और एक्चुअल भी गिवन है। ठीक है, लेकिन ये 59.6 जो एक्चुअल FOH हैं इनके अंदर अब देखते हैं ऊपर उसने ये शामिल किए हुए हैं या नहीं किए हुए। अब आगे कहता है इनको फुल वेजेस पे कर दिए। दीज लेबर आवर्स 120 घंटे एंड वेजेस आर इंक्लूडेड इन ओ। तो डायरेक्ट लेबर तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर आपने ये वाले घंटे भी उधर शामिल रहने दिए तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, तो फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी थी। क्या? एक तो लेबर कॉस्ट में से इनके 120 घंटों को निकालना है। ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो, पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में से इसको निकाल लेना है। शायद आगे कोई इनडायरेक्ट वाला मसला भी होगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स को और कॉस्ट को इस कॉस्ट में से निकाल के कहाँ लेके जाना है? एक्चुअल FOH में। कहाँ लेके जाना है जी? बजटेड नहीं था ये, बजटेड नहीं था, एक्चुअल में आया ये। ठीक है, आगे कहता है एक्चुअल FOH recorded in the books amounted to 59.6 and budget is 60 million. MAS applies a single absorption rate based on direct labor hours. ठीक है जी, अब हमने सबसे पहली चीज हमने एक्चुअल और अप्लाइड FOH निकालने हैं। तो एक्चुअल FOH जो है वो 59.6 नहीं है, क्योंकि इनमें शामिल नहीं है वो आर्स और कॉस्ट ए वाली। ठीक है ना, वो हमें करनी पड़ेगी। तो ये एडजस्टमेंट आ गई इसके अंदर। तो सबसे पहले फिर मेरे ख्याल में मैं एक्चुअल FOH ही निकाल लेता हूँ, मुझे ये आसान लग रहे हैं। चलो दूसरी चीज़ भी देख लो। दूसरी चीज़ क्या है जी? आप दोनों वर्किंग्स ओपन कर लेते हैं ना। दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या चाहिए जी? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यूनिट्स एक्चुअल मेरे पास अवेलेबल हैं, मुझे क्या चाहिए? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। वो कैसे निकला करता है जी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? टोटल बजटेड कॉस्ट। हाँ जी, ये तो गिवन है। कितनी? 60। पूरी फैक्ट्री की है ना बजटेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड प्रोडक्शन। अब बजटेड प्रोडक्शन नहीं लेनी, बल्कि उसने क्या बोला है? बजटेड लेबर आवर्स लेने। अब यहाँ पे वो वाले आवर्स का मसला आना है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि 120 घंटे आपने इधर से निकाल कर FOH में डाले हैं ना। ठीक है, एक्चुअल में। तो इसका मतलब ये वाले आवर्स में फिर वो आवर्स पता नहीं अब बजट वाले लेने हैं या एक्चुअल वाले, ये तो देखेंगे। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे आसान वर्किंग मुझे लग रही है एक्चुअल FOH को सही करने की, तो मेरे ख्याल में पहले उसी को ही सही कर लेते हैं। क्या ख्याल है? तो एक्चुअल FOH में आपने ऐड करनी है वेजेस ऑफ वर्किंग 1 में इसी की कर रहा हूँ, वर्किंग 1। यहाँ पे अंडर ओवर आ जाएगा, यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे तो वर्किंग नंबर 1 एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH में जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितने हैं जी? 59.6। पूरी फिगर ना लिख लें, पूरी फिगर लिख लें। 59,600,000। ठीक है जी, ये हमें टोटल FOH गिवन है। और हमने क्या डिसाइड किया जी अभी अभी? क्योंकि वेले बैठने के पैसे उनको दिए हमने, कॉस्ट तो वो है, लेकिन वो कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो ऐड कर देंगे हम इसमें आइडल टाइम कॉस्ट, आइडल टाइम की कॉस्ट। अब ए की
ए की मशीनें 120 घंटे नहीं चली, ठीक है। आइडल आवर्स कितने हैं जरा चेक कर लें। ऊपर उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है। ए की मशीनें जो हैं वो तकरीबन 120 12 दिन यानी 10 घंटे की शिफ्ट में नहीं चली हैं। अब एक्चुअल लेबर आवर्स कितने थे, तो एक्चुअल 54,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हुए हैं, ठीक है जी, और एक्चुअल 2.04 आवर्स लगे हैं। तो टोटल कितने आवर्स बने बताओ ज़रा। मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, माजरत, तो ज़रा साथ साथ करते रहें जी। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 54,000 और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं 2.04, कितना आता है 11। अच्छा, अब 110160 ये किस कॉस्ट के आवर्स हैं 33598000। नहीं समझ आई बात। इसको डिवाइड करो इससे जो अभी आपने निकाला है टोटल आवर्स से, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल आवर्स कितने काम किया आपने। माजरत चाहता हूँ, टाइम भी खत्म हो गया, यहाँ लिख नहीं पा रहा। ये चीज़ें जो आपसे करवा रहा हूँ वहाँ पे वर्किंग करता हूँ जी। तो टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स जी, टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स कितने निकाले थे आपने 110 समथिंग। टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स 300 कितने 110 समथिंग, और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 33,598, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिल गया ये डिपार्टमेंट ए में टोटल आवर्स कितने लगे हैं एक्चुअल, ठीक है। और डिपार्टमेंट बी के कितने बनते हैं ऐसे ही बताओ ज़रा। 56,000 नहीं 86,000 इंटू 1.58 कितने जी 135,880। ये दोनों ज़रा मुझे निकलवा दो। मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक्चुअल वर्किंग टू, अब चलती जाएगी आगे वर्किंग से वर्किंग, ठीक है। एक्चुअल लेबर आवर्स में निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए, टाइम अप हो गया लेकिन ज़रा इस डगर पे डाल जाऊँ ज़रा, ठीक है। प्रोडक्ट ए कितने आवर्स हैं जी टोटल, अभी अभी आपने बताया था जी, कितने यूनिट्स 50 एक्चुअल 54,000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट पर 0.4 लेबर आवर्स लगे हैं, तो टोटल 0.1 ये लेबर आवर्स लग गए आपके ए पे। प्रोडक्ट बी पर कितने लगे 80 इंटू 1.58 जी, 1.58 लेबर आवर्स जी, 135,880। ये टोटल आवर्स आ गए जो एक्चुअल काम हुआ। लेकिन ये तो एक्चुअल, इसमें तो वो भी शामिल हैं, कौन से वाले भला, आइडल वाले। अब आइडल कितने हैं जी, 7 मशीनें एक ही थी, हर मशीन पर 5 बंदे लगे हुए थे, 7 इंटू 5, ठीक हो गया। उसके बाद 10 घंटे की शिफ्ट थी, ये 10 घंटे आ गए, और फिर 10 दिन नहीं 12 दिन तक ये मामला रहा, ठीक है। तो 7 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 12, यही मैंने निकाला था जी आइडल आवर्स। आइडल आवर्स है, देखो जी आइडल आवर्स 7 इंटू, ये 7 मशीनें हैं, हर मशीन पर 5 लोग काम कर रहे हैं, सीधा ही लिख लें 7 मशीनें हैं, हर मशीन पर लिखने की जरूरत तो नहीं है, 5 लोग काम कर रहे हैं। फिर अगली बात क्या बोली मैंने, 10 घंटे की शिफ्ट है, 35 लोगों ने हर रोज कितने घंटे काम करना है 10 घंटे, ठीक है। तो इंटू 10। अब उनको पैसे क्या मशीन के हिसाब से देने नहीं, 5 बंदे अगर लगे हुए हैं ना, 5 बंदों ने 10 घंटे काम किया है,
तो हर बंदे को उसके 10-10 घंटे के पैसे देंगे। हम तो इनफैक्ट 50 घंटे के पैसे दे रहे होंगे लेबर को। मशीन 10 घंटे चली, लेबर की कॉस्ट 50 घंटे आई। बनता भी ऐसे ही है ना, 5 लोग क्या वो बांट के तो नहीं खाएंगे ना उसको, ठीक है जी, इनटू 12 डेज, ठीक है। तो आंसर 4200। अच्छा, अब बिल्कुल ही टाइम खत्म हो गया। इधर देखो, अब ये 4200 अगर आप माइनस कर लें तो टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स निकल आएंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहीं से शुरू करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सवाल को सबसे पहले अब इसी को करना पड़ेगा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का नंबर बाद में आएगा, अब फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग रह जानी है फिर, ओके, ठीक है। लेकिन सुन लो ज़रा बात सुन लो, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा 2 सवाल हो जाएंगे और क्या, होमवर्क में 2 हो गए और क्या, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने कितने आवर्स निकाले जी अभी आइडल? 4200, ठीक है। अब आपने 4200 पर कॉस्ट लगाकर एफओएच में ऐड करना था ना, 42 आवर्स की कॉस्ट निकालनी थी ना, ठीक है। तो ये जो आपने 110 समथिंग निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, यार एक स्टेप तो मेरे दिल में आ रही है, कर ही लें, ठीक है। वो स्टेप क्या है? ये आइडल टाइम की कॉस्ट ऐड करनी थी ना, ठीक है। तो इधर देखो जरा, कितने घंटे निकालें अभी आपने, बस ये कर लें फिर आगे थोड़ा है प्लीज जी। वर्किंग नंबर 2 में जो आपने निकाली 4200 घंटे इनटू कितनी कॉस्ट है एक्चुअल, ये एक्चुअल लेबर आवर्स, वो कह रहा था ना इसी में शामिल हैं। अब बोलो, ये वो मैंने 120 पता नहीं कहां से बोला था, शायद वो मैंने एक मशीन का बोला था, खैर चलें। अच्छा जी, 110 160 घंटे एक्चुअल काम हुआ है और एक्चुअल कॉस्ट है 33,598 800। तो 33,598 800 ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। डिवाइड करो इसको इन टोटल आवर्स के साथ, कितने जी? 110160 वर्किंग 2 वाला, ये भी, ये क्या था 59600 000 था ना, बोलो ये जी। अब ये क्या आ गया जी? पर लेबर आवर, पर आवर कॉस्ट इनटू आइडल आवर्स जी, 1281000 टोटल करो, पता नहीं ये मैंने क्यों निकाल दिए, चलो खैर अब तो निकल जो आए, कहीं शायद यूज हो जाए। फिलहाल तो ये कितना जी? 6088100, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया जनाब 6088100 आपके एक्चुअल एफओएच वर्किंग 1 से। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी? उसके बाद आपने अब टोटल बजटेड एफओएच लेने हैं, किसके लिए? ओएआर के लिए, ठीक है। टोटल बजटेड एफओएच ओएआर के लिए, तो ओएआर निकालना है, वर्किंग 3 शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 3 हमने निकालना है जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हेडिंग क्या देनी, यही है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये कैसे निकालेंगे जी? टोटल बजटेड एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो ₹60 मिलियन ये सवाल में गिवन था, ठीक है। अब ये सवाल है यार, पता नहीं क्या करते रहे हैं बच्चे। उसके बाद डिवाइड करना है आपने इसको बजटेड बेस के साथ। अब बजटेड बेस कैसे निकलेगी, सही से बताना। बजटेड आवर्स कहाँ है? बजटेड प्रोडक्शन इनटू बजटेड आवर्स, अभी रिवीजन कराई थी, ठीक है। तो 56,000 इंटू 2 प्लस 80,000 इंटू 1.6 आंसर। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी हिम्मत करें, खत्म हो ही रहा है ये, तो कर देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए जी? अब क्या चाहिए हमें? बजटेड आवर्स यानी कि बेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी वर्किंग और ओपन की, वर्किंग पे वर्किंग में चलाता जाता हूँ जी, ऐसे ही आपने भी चलना है वर्किंग में, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए जी? टोटल बजटेड, क्योंकि उसने कहा था आवर्स की बेस पे ये एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो टोटल बजटेड लेबर आवर्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे टोटल बजट लेबर आवर्स? 56,000 इंटू 2 प्लस 80,000 इंटू 1.6। ए और बी अलग करने की जरूरत तो नहीं है ना, कहीं जरूरत ही पड़ जाती है, ऐसे कर लो,
ए और बी और टोटल। अच्छा होता है कहीं जरूरत ना पड़ जाए, ठीक है, काम तो कर ही रहे हैं। तो जी भाई टोटल लेबर आवर्स निकालेंगे जी हम कैसे। ए के लिए 56,000 इंटू 2 और बी के लिए 80,000 इंटू 1.6, ठीक है जी। तो ए के आर्स आ गए 111200, बी के आर्स आ गए। अब जैसे मर्जी वर्किंग करें, मैंने ऐसे एहतियातन कर लिया, मुझे पता नहीं है ना जी, सवाल पहली बार कर रहा हूँ ना आपके साथ ही, तो मैंने कहा चलो टोटल कर लेता हूँ, बाद में तंग हो गई जी। 128 और टोटल 240,000। अब ये 240,000 आ गया जी, 240,000 लेबर आवर्स, वर्किंग नंबर 4 से, तो OAR क्या आ गया, वाह वाह 25 250। कोई कल कर लो, फैसला कर लो, ले जी OAR निकल आया ₹250, वर्किंग नंबर 3। अब एक्चुअल प्रोडक्शन तो आपके सामने ही है, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल में तो अब रेट पर आर निकला हुआ है, तो हमें एक्चुअल भी आर ही निकाल लेने चाहिए, ठीक है ना। यानी अच्छा ही होगा, जो थोड़ी देर पहले मैं एक्चुअल आर्स निकाल रहा था, तो ये एक्चुअल आर्स मेरे पास निकले ही हुए हैं। आप अगर गौर करें तो 4200 को माइनस कर दें और एक्चुअल आर्स निकाल लें, तो OAR इंटू एक्चुअल, OAR पर यूनिट हो इंटू यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करें तब एब्जॉर्ब्ड FOH। OAR पर आर है तो आप इसको एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करें तब भी एब्जॉर्ब्ड FOH, ठीक है। पर आर जो रेट था कितना, 241840। तो रेट पर आर है, तो यहां पर भी हम क्या ले लें, आर्स 2840 लेबर आर्स, वर्किंग नंबर 2 से निकल आए जी। चलो गल्ला दी गल्ला जी, माशाल्लाह 60460 नहीं, ऐसे होगा 0000 तो बहुत आगे निकल जाएगा जी, सही है। अब एब्जॉर्ब्ड है 604, एक्चुअल है 608, इसका मतलब क्या है, बेशक कर दो माइनस, आंसर माइनस में आएगा जी। 4 क्या है जी, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, क्या है ये, अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर ओवर यूं लिखा करते थे। अच्छा हाँ, एंट्री भी करनी है अब, सॉरी एंट्री भी करनी है, मैं तो भूल जाता हूँ ना, क्या करूँ। तो मैं तो ऐसे करके अपना छोटा सा FOH का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है जी। इसमें एक्चुअल आते हैं इधर, ऐसे ही है ना, एक्चुअल कितने हैं जी 60460 और एब्जॉर्ब्ड कितने हैं 60, एक्चुअल FOH, अच्छा वो ऊपर से उठा लिए, ठीक है। एक्चुअल FOH कितने 60881 और एब्जॉर्ब्ड FOH हैं 60460। अब किस तरफ बैलेंस गिरा, इधर कॉस्ट ऑफ सेल में बैंको इसको कितना जी, अब FOH का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, FOH का अकाउंट क्रेडिट। यहीं से इसी एंट्री कहीं वर्किंग करने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने अपने लिए की थी, मुझे पता नहीं ना चलता, आप लोगों को तो पता चलता है, आप डायरेक्ट कर रहे होंगे शायद, ऐसे कर लिया करें अपने पास कहीं छोटी सी रफ वर्किंग, ठीक है। जरा जाके सोल्यूशन देख लेते हैं, एम गल्ला गल्ला चाहिए हो गया सवाल, वैसे पता नहीं इसमें क्या मसला था, फिर मुझे लगा शायद मसला है क्योंकि उसकी पासिंग परसेंटेज देख के, वरना मैं आज इनकी बातों में आके मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन शुरू करा देना था। मैंने देखी पासिंग परसेंटेज, अब अगले की भी गलत है, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले की भी,
पर वो चूंकि डिसीजन मेकिंग है वो मैंने करनी कल थी, इसलिए मैंने कहा उसको छोड़ो, ये भुगता देते हैं। अब अगर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कर आए आप सही से सवाल, तो रह क्या गया फिर? 3 सवाल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फर्दर प्रोसेसिंग, देख लो यही रहते हैं ना, टिक नहीं हो रहे ना आज, और तीसरा सीवीपी का सवाल। तो आराम से कल हो जाएगा जी। ओके, अल्लाह ने चाहा तो। या अल्लाह खैर, 421 तो सही आया है। हाँ ठीक है, प्री टर्मिनेट OAR निकाला है, ठीक है जी, डन हो गया। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और कोशिश करूँगा कल इंशाल्लाह आपको MCQs दे के ही भेजूँगा। ओके, 15-15, 20-20 के अराउंड होंगे। ओके, और वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए। जब ICAP वाले आएंगे तो इंशाल्लाह आप वो भी कर लेंगे, नहीं होंगे तो भी मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों के साथ मीटिंग किया करूँगा। तो कल मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी, ये रिवीजन ही चल रही है। ठीक है, सवाल जो पड़े हुए हैं वो पड़े रहने दें, जिनके सॉल्यूशंस रहते हैं वो मैं दे दूंगा जी। छुड़वाए थे, एक सवाल छोड़ा था, एक छोड़ा था, एक वैसे ही छोड़ देना है हमने, एक हमने वैसे ही छोड़ देना है। भाई देखो, इतने सवाल कहीं पूरी दुनिया में नहीं होते, ठीक है ना, इसका अशरे अशीर भी कहीं नहीं होता। तो कुछ शुक्र की कैफियत लाएं, और अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल मैं डाल दूंगा तो वो आप कर लेंगे, इस काबिल होंगे कि कर लेंगे, तभी मैं नहीं यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्योंकि उस मौके पे क्यों नहीं किया, प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं किया हुआ था। जब कर चुके हैं तो अगर वो वर्थवाइल हुआ, कैपेचिनो वाला सवाल है, ठीक है, तो ये 2 सवाल है, इनमें से कोई एक करा दूंगा, और कोई एक जो है वो या तो रिवीजन प्लान में डालूंगा, या इस वर्थवाइल ना हुआ तो जरूरत नहीं, उस जैसा कोई और कहीं कर लिया तो वो नहीं डालेंगे। ठीक है ना, ठीक है जी। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल नहीं पूरा होगा तो परसों भी आ सकते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, जब तक आपकी तसल्ली ना हो। ठीक है, बाकी जितने सवाल हमने कर लिए हैं वो मोर देन इनफ है, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। जो उसके अलावा रहते हैं या तो रिवीजन प्लान में होंगे, सोल्यूशन भी मौजूद होगा, नहीं तो फिर वो मैं नहीं डालूंगा रिवीजन प्लान में, तो उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक हद तक ही बंदा काम कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।